स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी पे आपका स्वागत है। किसी भी कॉलर्स का कोई भी सवाल हो, चाहे ब्लैक फंगस को हो, बच्चों को लेकर हो, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर हो, टेस्टिंग्स को लेकर हो, आप हमें फोन कर सकते हैं। हम लगातार अपने नंबर फ्लैश कर रहे हैं। देश विदेश के बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ पैनल में होंगे और उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देश में लगातार बढ़ रहा है बच्चों में कोरोना का संक्रमण। अब तक करीब 4000 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राज्यों के अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी। यानी अब तक जो फर्स्ट वेव थी उसमें 60+ थे, सेकेंड वेव में 30 से 50 साल थे और अब बच्चों में संक्रमण दर बढ़ रहा है। लगातार केसेस जो हैं वो बच्चों के आ रहे हैं। ये घबराने की भी बात है और चिंता की भी बात है कि अब तक बड़ों पर इसका असर था, लेकिन अब बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के केसेस। जीटीबी दिल्ली में 21 केसेस हैं, एलएनजेपी में 15 केसेस हैं, नोएडा में एक दिन में 10 मामले आए हैं जिससे हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद में व्हाइट फंगस के साथ केस आए हैं। सिर्फ ब्लैक ही नहीं, व्हाइट फंगस में अपना पैर पसार रहा है। और अब ये आपको दिल्ली एनसीआर के हम आंकड़े बता रहे हैं। देश भर के अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 10,000 से ऊपर ब्लैक फंगस के केसेस इस देश में फिलहाल है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर जारी है। राजस्थान में भी बढ़ रहा है केसेस। अकेले राजस्थान में 700 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ब्लैक फंगस का संक्रमण कैसे बढ़ता और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर इंडिया न्यूज रिपोर्टर ने बातचीत की जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील रणावत से। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का वह भी अब लोगों को सताने लगा है। पहले ब्लैक फंगस, फिर कोरोना, फिर ब्लैक फंगस। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में आम जनता भी आ गई है। इस वक्त हम जयपुरिया अस्पताल में मौजूद हैं, जहां अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील राणावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले कोरोना, अब ब्लैक फंगस, किस तरह अस्पताल में मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, अस्पताल के अंदर जब एक बीमारी होती है तो आप बैठ के उसका आकलन करते हैं कि उससे जुड़ी हुई और क्या बीमारियां हो सकती हैं, या जो बीमारी चल रही है उसको हम कैसे उससे निपटा जाए। इसके अंदर समय समय पे जब पूरी टीम के साथ बात होती है तो ये निकल के भी आता है क्या और लक्षण आ सकते हैं। जैसे ही हमको पता लगा ब्लैक फंगस एक इसका रूप आ सकता है इसके कॉम्प्लिकेशंस में, हमारी टीम के साथ बैठ के हमने उसकी मॉनिटरिंग की, उसके कारणों को जाना, उसके कारणों को कैसे दूर कर पाए उस ओर भी हमारा ध्यान गया। तो ये जब जाना कि भाई ब्लैक फंगस आएगा तो हमने एक वार्ड तैयार करा, उसके अंदर पेशेंट रखे, मेडिसिन के साथ हमारी सर्जरी की टीम तैयार करी और ईएनटी के सर्जन्स को तैयार करा। और आपको ताज्जुब होगा, अब तक हम 6 ऑपरेशंस कर चुके हैं पिछले 7 दिन में, और हम 2 केसेस और हमारे एडमिट हैं जिनको हम कल तक ऑपरेट करने चाह रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हम कर पाए। इसमें सरकार का भी सहयोग मिला, समय समय पर हमको दवाइयाँ भी मिली, जो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए थे वो भी हमको मुहैया कराए गए। और हमारे को याद है, मेरे डिपार्टमेंट के जब भी हम बात करते हैं हमारे सेक्रेटरीज को, हायर सेक्रेटरीज को, उनसे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और यही हम अपेक्षा करते हैं आगे भी मिले ताकि हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन से लड़ सकें। सर, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया, कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे थे, राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लगा दिया गया। अब चूंकि राहत मिल रही है कोरोना के केस में, अस्पताल में इस वक्त कितने मरीज मौजूद हैं और ब्लैक फंगस के कितने सफल ऑपरेशन हुए हैं? देखिए, इस समय अस्पताल के मरीजों की बात करूं, तकरीबन 165 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं और ब्लैक फॉरेस्ट के जिसमें ब्लैक फंगस के हमारे करीब 8 मरीज उसमें हैं। और उन 8 में से 6 मरीजों का म्यूकोरमाइकोसिस का, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। 2 जो पेशेंट्स हैं उनका चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है कल उनको ऑपरेट कर पाएँ। यहाँ तक कि ब्लैक फंगस की बात नहीं, हम ये देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ आ रही हैं, जिसके अंदर हमको काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर गजानंद हैं उनसे मेरी बात हुई तो हम एक वार्ड भी खोल पाए और इस तरीके से हम 6 पेशेंट हमने वहाँ भी भर्ती करे। कल हमारे पास 5 थे, एक पेशेंट हमने और रखा। और एक हम नीति बनाई है आज हमने कि जो भी पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो वो साइकेट्रिस्ट के थ्रू हो, ताकि उसकी काउंसिल कर सके, यहाँ से जाए तो अच्छे वातावरण, अच्छे दिमाग और अच्छे पीसफुल माइंड से अपने घर की ओर जाए। सर, क्या लगता है आज काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे थे, लोगों में भय भी व्याप्त हो गया था। क्या उस भय को कम करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये भय को कम करने के लिए है। बड़े व्याप्त स्थिति है, लोग घर जाते हैं तो ये एप्रीहेंसिव रहता है कि मेरे को वापस तो नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चों में तो नहीं हो जाएगा, मेरे को खान पान क्या खाना है, दवाई कितने दिन तक चल रही है, और ऐसा तो नहीं मेरे घर में बुजुर्ग हैं उनको कुछ हो जाए। ये जो छोटे छोटे एप्रीहेंशन हैं उन सबको दूर हमारे काउंसलर्स कर रहे हैं और हम इसके प्रयासरत हैं कि हम इसको और बेहतर कर पाएं। डॉक्टर शर्मिला हमारे साथ हैं। डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी सीनियर कंसल्टेंट है। सीधे डॉक्टर शर्मिला के पास चलते हैं।
डॉक्टर शर्मिला, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं डॉक्टर शर्मिला? मैम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, हम लगातार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो कोविड की लहर थी वो तो कम हुई है, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि अब बच्चों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा है और दूसरी तरफ बच्चों में संक्रमण शुरू हुआ है। हालांकि सरकारी अगर आप उसको माने तो सरकार का ये कहना था कि जो थर्ड वेव होगी उसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है, साइंटिस्ट कह सकते हैं। थर्ड वेव की अभी एंट्री हुई नहीं है, सेकेंड वेव खत्म हुई है और बच्चों में संक्रमण शुरू हो गया है। सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी जब किसी अभिभावक के बच्चे को हो जाए। ये विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं कैसे बच्चों को शिफ्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, उनके वाइटल्स चेक करने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल की बात होती है किसी भी माता पिता के लिए जब उसके बच्चा संक्रमित हो जाए और अस्पताल तक जाना पड़े। जी हाँ, कष्ट की बात, विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी चीज पर हम बात करेंगे डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी से और डॉक्टर हेमलता अरोड़ा से, जो दोनों ही सीनियर कंसल्टेंट हैं, कि आखिर बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्या प्रिकॉशंस लिया जाए और क्या लक्षण हैं जो लक्षण दिखने के बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। क्या शर्मिला जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही मैम? जी ठीक है, डॉक्टर शर्मिला को आवाज मिल रही है। हम सीधे डॉक्टर शर्मिला के पास चलते हैं। डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी सीनियर कंसल्टेंट है। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी पर। मैम, जो केसेस हैं वो लगातार घट रहे हैं देश भर में। आप देखिए तो जो एक सर्ज था वो सर्ज नहीं है और माना यही जा रहा है कि जो सेकेंड वेव की पीक थी उस पीक से देश आगे निकल चुका है, केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात कहाँ है? अब तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब बच्चों में भी संक्रमण देखा जा रहा है। ओवर 4000 के ऊपर केसेस देश में रिकॉर्ड किए गए हैं उन बच्चों के जो लगभग 12 साल से कम है। तो क्या पहले से ये कहा जा रहा था कि जो थर्ड वेव होगी वो अफेक्ट कर सकती है बच्चों को? मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि ये सेकेंड वेव निकली है, थर्ड वेव सितंबर अक्टूबर तक कैलकुलेटेड थी, लेकिन बच्चों में ये संक्रमण कैसे फैल रहा है? ये तो सबसे इसका सीधा जो है वो लापरवाही ही है। हाँ। जहां तक बच्चों का सवाल है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि प्रिवेंशन करा जाए। मास्क पहन के ही बच्चों को, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के निकलते हैं और पेरेंट्स आर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो इसका सीधा जो रिजल्ट है दैट इज संक्रमण। तो ये बहुत जरूरी है कि डबल मास्क पहन के ही बच्चे भी बाहर निकले, जहां तक हो तो घर में ही रहे, और बहुत ही अगर जरूरी है तो डबल मास्क पहन के ही बच्चों को बाहर ले जाया जाए और भीड़ भड़के वाली जगहों से अवॉइड किया जाए। ये बहुत जरूरी है। मैम, लक्षण क्या हो सकते हैं बच्चों की? अगर आप बात करिए तो बच्चों में क्या लक्षण दिखे, जब उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि हाँ अब आपको बच्चों का टेस्ट कराना है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है? क्योंकि मैम जो छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर से 2 साल से 7 साल तक के, वो खांसी, जुकाम, पेट दर्द, लूज मोशंस, वॉमिट, ये एक बहुत नॉर्मल उसमें देखा जाता है। आप घरों में बच्चों को ये दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर्स को फोन भी नहीं करते। जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास रखे होते हैं, जो सेट फॉर्मेट की दवाई होती है, हम देते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस समय में अगर ये सारे लक्षण आते हैं तो माता पिता को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना किया। ये हम लोग सब ब्लैक फंगस की जो बात कर रहे हैं और अन्य जो डिजीजेस की बात कर रहे हैं, दैट इज उसमें ये कहा गया है कि सेल्फ मेडिकेशन खास तौर ठीक है मैम शर्मिला मैम, एक मिनट आपको रुकूंगा। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुभाष हैं दिल्ली से। सुभाष जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी, सुभाष जी आप सवाल पूछिए। सर, हमारी छोटी बेटी है 8 महीने की, तो इसको मतलब कि पॉटी और उल्टी भी बहुत हो रही है, तो इससे क्या मतलब कि क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है मैम, आप जवाब दे सकती हैं। हाँ, ये तुरंत ही अपने डॉक्टर को आप कांटेक्ट करें और किसी भी प्रकार का देशी या विदेशी इलाज या दवाएं बिल्कुल भी बच्ची को ना दें। अगर आप जानने की स्थिति में नहीं है तो वीडियो कॉल के द्वारा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अगर वो उचित समझेंगे तो आगे का उसको इन्वेस्टिगेशंस आपको करने के लिए बताएं।
ठीक है सुभाष, आप फौरन जो आपके फैमिली डॉक्टर हो या जो आस पड़ोस में सबसे नजदीकी डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट करिए। अगर आप जाने की स्थिति में ना हो तो वीडियो कॉल करके परामर्श लीजिए डॉक्टर से। जी ठीक है डॉक्टर साहब, यही हम बात कर रहे थे। देखिए मेरा सवाल यही था और आप इत्तेफाक देखिए कि मेरा सवाल था और जो सुभाष जुड़े उन्होंने भी सेम चीज कही कि ये लक्षण आम थे। आपने हालांकि कहा कि डॉक्टर से संपर्क करिए, ये लक्षण बहुत आम होते हैं बच्चों के अंदर। और इस समय जो सीजन चल रहा है, आप देखिए साइक्लोन के चलते जो तापमान था बिल्कुल कम हुआ, फिर धूप बहुत तेज आई, तेज बारिश हुई, तेज धूल की आंधियां चल रही हैं, तो हम क्यों ये लगाते हैं कि चेंज ऑफ वेदर में भी ये होता है। लेकिन क्या इस थ्योरी को हम लोग नकार दें कि ये चेंज ऑफ वेदर नहीं है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो सीधे आप डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दौर में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस अवेयरनेस को बढ़ाया जाए कि छोटे से छोटे सिम्टम को भी डॉक्टर से परामर्श करके ही उसके ऊपर इलाज किया जाए। अगर आपके डॉक्टर समझते हैं कि ये कॉमन डिजीज है, कॉमन सिम्टम है, तो वो आपको उस तरह से बताएंगे। और अगर वो जरूरी समझेंगे तो उस पर डाइट या मेडिकेशन का जो सलाह देंगे वो ही आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ गिरधारी जी जुड़े हैं जयपुर से। गिरधारी जी आप सवाल पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने फर्स्ट वैक्सीन कोवैक्सीन ले लिया था अप्रैल में और अब मेरा सेकंड वैक्सीन ड्यू है, लेकिन मेरे दांतों में थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है एक दो दांत में, तो कैन आई टेक माय सेकंड वैक्सीन डोज? आप वैक्सीन ले सकते हैं। अच्छा ठीक है मैंने। ठीक है डॉक्टर शर्मिला, ये चीजें आपने बताई कि हाँ तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है बच्चों को कोई भी दिक्कत हो। बच्चों को किन चीजों से दूर रखना है, किन खाने पीने की चीजों से हमें दूर रखना है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है? माँ बाप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को एहतियात कैसे बरतें जिसमें कोविड से बच्चे बच पाए? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में किसी भी लक्षण को हमको नजरअंदाज नहीं करना है। उससे पहले हमको ये ध्यान देना है कि किसी एडल्ट को तो इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है। हाँ। हल्की सी खांसी या बुखार या किसी भी इस तरह की जो परेशानी अगर है तो पहले एडल्ट्स अपना चेकअप करा के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और अगर जरूरी डॉक्टर समझें तो टेस्ट करा के इस बात का निदान कराएं कि कोविड नहीं है। और अगर सिंपल सर्दी भी है और जुकाम है, हल्का बुखार है, तो बच्चों से दूर रहें, आइसोलेट करें अपने आप को। ठीक है, और जब तक ये इस बात का कंफर्म नहीं हो जाता कि आपको कोविड नहीं है तब तक आप बच्चों से दूर ही रहें। के लिए आपको रुकूंगा। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, रजत आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, हमारा मतलब कि सीने में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या हम कोविड जांच करा सकते हैं? क्या हो रहा है? हमारे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। चेस्ट पेन है मैम, शर्मिला मैम, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चेस्ट पेन बहुत ज्यादा है, तो क्या इनको कोविड की जांच करानी चाहिए? नहीं, चेस्ट पेन के लिए डायरेक्टली कोविड की जांच कराने की जरूरत नहीं है। अगर इनको एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार, खांसी और इस तरह की परेशानी, तो ही कोविड के टेस्ट कराएं। अननेसेसरी कोविड टेस्ट ना कराएं, डॉक्टर से परामर्श करें। और जब वो डिटेल में डॉक्टर्स उनको सिम्टम्स पूछेंगे और अगर वो जरूरी समझेंगे तो उनको एडवाइस करेंगे, तभी आप टेस्ट कराएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर शर्मिला, हम आगे ही बात करेंगे, ब्लैक फंगस को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों में भी ब्लैक फंगस आ रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी पे। दो सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर हेमलता और डॉक्टर शर्मिला हमारे साथ होंगी। आपके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है हम बात कर रहे थे, बच्चों का प्रिकॉशंस क्या लेता था। हालांकि एक कॉलर का फोन था, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं डॉक्टर शर्मिला। या जैसे मैं आपसे कह रही थी कि बच्चों, अगर एडल्ट्स में किसी में भी कोई सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं, अगर सिंपल जुकाम बुखार भी अगर हो, तो बच्चों से आइसोलेट करें अपने आप को जब तक इस बात की वो नहीं हो जाती कि डायग्नोसिस नहीं हो जाता कि आपको कोविड है या सिंपल आपको सर्दी जुकाम है। सिंपल सर्दी जुकाम है तभी भी आप आइसोलेट करें, बच्चों के आसपास ना रहें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को वो इन्फेक्शन ना लगे। दूसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाएं, न्यूट्रिशियस खाएं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, शुगर बिल्कुल ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम ही रखें। ये सब जरा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान पे जरा खास ध्यान रखें बच्चों का भी
और अपना खुद का। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर शरद जुड़ गए हैं। शरद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम मेरी पत्नी और बच्चे जयपुर राजस्थान में है, उनको कोविड हुआ था जी। तो उनको अब निगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, तो उनको कितने दिन बाद वैक्सीन दे सकते हैं मैडम? वैक्सीन जनरली एडवाइस किया जाता है कि 3 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। एक बार आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, उसके बाद 3 महीने के बाद आप ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शर्मिला, एक और चीज, अब जिस चीज की चर्चा बहुत ज्यादा है कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, जैसे 45+, 18+, 60+ का हुआ है। कोविड की 3rd लहर से पहले जानकारों का ये कहना है कि बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जी, इसके बारे में सरकार अपने डायरेक्टिव्स जारी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि जल्द से जल्द इसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो सामने आ जाएंगी और जल्द से जल्द अगर 3rd वेव की बात हो रही है तो आई एम श्योर गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इट और उसके हिसाब से ही गाइडलाइंस तुरंत ही जारी की जाएंगी और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। ठीक है मैम, एक कॉलर सोहन जुड़े हैं। सोहन जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ जी, हाँ जी, आप सवाल पूछिए सोहन जी। हाँ जी, ठीक है। हेलो जी सोहन जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी, मेरे लड़के की उम्र 44 साल है। हेलो हाँ, सवाल पूछिए सोहन जी। हाँ जी हाँ जी सर जी, मेरे लड़के की उम्र 44 साल है, उनको कोविड हो गया था। 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, ऑक्सीजन पर रहे वो 15 दिन। हेलो सर जी, 15 और वहां से हॉस्पिटल आने के बाद में अभी ठीक हैं, लेकिन मैं उनके टच में रहा। मेरी 70 साल की उम्र है, मैं काफी टच में रहा। अभी उनको घर आए हुए 24 दिन हो गए हैं, 25 दिन। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाना पीना सब ठीक है। आपका सवाल क्या है? सवाल सोहन जी अगर आप पूछते, और आप जहां से सवाल पूछ रहे हैं आपका शायद टेलीविजन म्यूट नहीं है। अगर आप टेलीविजन म्यूट करके सवाल पूछते तो साउंड इको नहीं करेगी। सोहन जी, ये है साहब, मैं हम घर में हम ठीक है, मैं समझ गया। मैम, सोहन जी मेरे ख्याल समझना चाहते हैं कि इनके जो बेटे थे वो पॉजिटिव थे, हॉस्पिटलाइज थे, देन ही टर्न नेगेटिव, उसके बाद घर आ गए। इनकी वरी ये थी कि ये भी 70 साल के थे। हालांकि इनका कहना है कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कोई सिम्टम नहीं है। तो क्या इनको टेस्ट कराने की जरूरत है या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, जहां तक मैं समझ पाया मैम सवाल को? नहीं, इनको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये असिम्टोमेटिक है, इनको कोई बुखार या अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है तो, और 15 दिन हो चुके हैं इनके बेटे को घर आते कोविड नेगेटिव होते, तो कोई जरूरत नहीं इनको भी टेस्ट करानी। ठीक है, एक कॉलर सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, आप सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आप सवाल पूछिए। सर, मेरे को थोड़ा जानकारी लेना था, टीवी पे न्यूज देख रहा था। हेलो हाँ, आप सवाल पूछिए सोनू। सर, मेरे 1 ईयर पहले मेरे एक मिसेज की बेटी हुई थी, अभी उसको वैक्सीन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं सर? जी डॉक्टर शर्मिला, अगर आप जवाब दें। मैं सवाल समझ नहीं पाई, क्या लगा सकते हैं? 1 साल पहले डिलीवरी हुई है, 1 साल हो गए डिलीवरी को, क्या वैक्सीन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक चीज और डॉक्टर शर्मिला मैं आपसे समझना चाहूंगा बच्चों के इस संदर्भ में, कितना, क्योंकि कई विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं जहां बच्चों को भी हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये भी हमने देखा है कि दिक्कतें आ रही हैं। किस स्टेज पे बच्चे हो, क्योंकि हमने बड़ों में देखा कि हम ऑक्सीमीटर पर रिलाई करते थे, बहुत ज्यादा फीवर होता था, ऑक्सीजन लेवल कम होता था, तब हम भेजते थे मतलब 40+ वाले लोगों को। बच्चों में वो सिम्टम कहां तक हो जहां तक आप घर में रहकर उनका इलाज करिए या फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में डॉक्टर से बात करिए, क्या वो अलार्मिंग बेल होगी जब आपको ये तय करना होगा कि हाँ, आपको बच्चों को भी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है?
सबसे पहले तो जैसे हमने बात की कि डॉक्टर से कांस्टेंट टच में रहना है। अपने आप अंदाज नहीं लगाना है कि बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है। आमतौर पे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चे फटाफट ठीक हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ही कम केसेस में जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली टच में रहें। और अगर ऐसा लगे कि बुखार बहुत तेज है, बढ़ता जा रहा है और बुखार कम ही नहीं हो रहा है, और दूसरी बात सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसी सूरत में तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करके और उनकी सलाह लेके और फिर हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी जी, आप रहिए हमारे साथ, हम वापस आते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद डॉक्टर साहब से समझेंगे कि आखिर बच्चों का वैक्सीनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बच्चों को सुबह शाम आपको क्या करना है कि उनकी इम्यूनिटी हाई रहे, बच्चों को कैसे बचाना है कि उनको कोविड ना हो, और बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेना है कि वो कोविड के जंजाल से दूर है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी है जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट्स है उसको कैसे रोका जाए। उससे पहले एक कॉलर है साहिल अरोड़ा। जी साहिल, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, हमारी पूरी फैमिली को कोविड-19 हो गया था, तो हमको 20 दिन हो गए ठीक हुए, और हमारे अब पुरानी चोटों में दर्द, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है। इसको क्या उपाय कर सकते हैं? मेरी मदर को बहुत ज्यादा तकलीफ है और मुझे भी, मेरे फादर को और मेरी सिस्टर को कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को बहुत दिक्कत है। शरीर टूटा रहता है, बुखार महसूस होता है शरीर के अंदर, कमजोरी, भूख कम लगना। डॉक्टर शर्मिला, आप जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जो डाइट है उसकी तरफ ध्यान दें, और डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। और अगर आप नॉनवेज फूड खाते हैं तो अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर और जो स्प्राउट्स होते हैं, इस तरह के खानों की मात्रा बढ़ाएं। प्रोटीन के सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि फ्रेश खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, और शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ी कम रखें, और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, और अच्छा खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ ध्यान रखें। डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी कमजोरी वापस आ जाएगी। ये देखा गया है कि कोविड-19 के बाद कई लोगों को काफी समय तक कमजोरी रहती है, लेकिन ये रिवर्सिबल है। आप अच्छा खान पान के जरिए बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, फूड सप्लीमेंट्स की भी आपने बात कही कि फूड सप्लीमेंट्स दें, तो बच्चों को फूड सप्लीमेंट्स में क्या देना चाहिए? क्या जो नेचुरल प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो देना चाहिए? क्या पनीर, एग्स, हरी सब्जी ये ज्यादा मात्रा में शुरू करना चाहिए, मतलब डाइट बढ़ा देनी चाहिए बच्चों की? बिल्कुल, बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। यहाँ मैं खास तौर पे मेंशन करना चाहूंगी कि जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे ज्यादा खान पान पे ध्यान दिया जाए। खाने के थ्रू, फ्रेश फूड के थ्रू जो भी हमारे जो वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आने चाहिए, वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो आने चाहिए। सप्लीमेंट्स बिना किसी सुपरविजन के ना लिए जाएं। अक्सर देखा जा रहा है कि बिल्कुल इनएडवर्टेंट यूज हो रहा है जिंक सप्लीमेंट्स का, और बच्चों में जैसे आपने बोला कि प्रोटीन पाउडर्स वगैरह, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि बच्चे प्रोटीन पाउडर्स लें। खाने के थ्रू ही अपने प्रोटीन बढ़ाएं। वेज खा रहे हैं, वेज खाते हैं तो पनीर और स्प्राउट्स के जरिए, दालों के जरिए, और टोफू हुआ, सोयाबीन हुआ, इसके जरिए खा सकते हैं। और अगर नॉन-वेजिटेरियन खा रहे हैं, कॉलर विजय हमारे साथ हैं। एक कॉलर विजय हमारे साथ हैं। जी विजय जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। सर नमस्कार जी। जी सर, मेरे पापा की उम्र 60 साल है। हेलो जी, सवाल पूछिए विजय जी अपना। सर, पापा की उम्र 60 साल है, इनको बीपी लो रहता है, इनको क्या वैक्सीन लगवा दूं क्या? डॉक्टर शर्मिला, आप जवाब सवाल एकदम क्लियर नहीं हुआ है। मैम मैं बताता हूँ, विजय जी हैं, इनके फादर 60+ हैं, उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रहता है। सवाल उनका ये है कि क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल, नॉर्मल लिमिट्स में लो ब्लड प्रेशर बहुत लोगों का देखा जाता है, इससे वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है मैम, आप फूड सप्लीमेंट्स के लिए आप मना कर रही थी कि फूड सप्लीमेंट्स ना ले। एक और चीज है जो मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत आम होगी, और हर पेरेंट्स ये पूछना आपसे चाहेगा
मैम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड्स, चिप्स, पैकेट्स, ये सब बच्चों के सबसे पसंदीदा आप कह सकते हैं फूड आइटम्स होते हैं। इन पर कैसे लगाम लगाई जाए, क्योंकि बच्चे बिना इसके मानते नहीं हैं। इनकी मात्रा एकदम से अगर बच्चे को आदत ऑलरेडी पड़ चुकी है तो एकदम से बंद करना मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली इनकी मात्रा कम करी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में जंक फूड तो डेफिनेटली एडवाइज नहीं है। फ्रेश फूड, न्यूट्रिशियस फूड की ही सलाह दी जानी चाहिए और वही पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए बच्चों को देने के लिए। ठीक है, एक जालंधर से कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। संजीव, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। मेरी ना सेकंड डोज कोवैक्सीन की 28 दिन के बाद 16 अप्रैल को लगनी थी, लेकिन 4 दिन पहले मुझे ना वायरल हो गया। वायरल 4-5 दिन रहा, मेरा टेस्ट भी गया, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करवाया। मेडिसिन ली थोड़ी, डॉक्टर साहब ने जो बोला था, और मेरे को लगभग 1.5 महीना हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि व्हाट वाज दी वायरल। क्या मैं इसको 2 महीने तक वेट करके सेकंड डोज ले सकता हूँ कोवैक्सीन की? बिल्कुल ले सकते हैं, 2 महीने वेट करके आप कोवैक्सीन की डोज ले सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, तो सब आप कह रही थी कि बिल्कुल ही डाइट से नहीं हटा सकते, लेकिन क्या और चीजें आपने जैसे बताया, पनीर दीजिए, एग्स दीजिए, स्प्राउट्स दीजिए, बड़ों को आप क्या सलाह देंगी? क्योंकि कई घर ऐसे हैं मैम, लॉकडाउन में बच्चे कहीं बाहर नहीं गए। आप कहिए कि साहब बच्चे छत पे भी नहीं गए, बच्चे गार्डन्स में भी नहीं गए, आउटिंग के लिए भी नहीं गए, क्योंकि देश भर में लगभग हर जगह लॉकडाउन है, कहीं भी अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी केसेस आ रहे हैं। तो ये माना जाए कि जिन घरों में केसेस आ रहे हैं, ज्यादातर उनके यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या सलाह होगी आपकी, जिनमें से हस्बैंड या वाइफ वर्किंग है या दोनों वर्किंग है? कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकते हैं, एसेंशियल सर्विस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। उनके लिए आपकी क्या सलाह है जो डेली बाहर जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, वापस आते हैं और छोटे बच्चे घर पर हैं? जी, अगर घर में अगर और मेंबर्स हैं जो कि बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, तो जो मेंबर्स अगर बाहर जाके वापस आते हैं वो अपने आपको एक दूसरे कमरे में या आइसोलेट कर सकते हैं बच्चे, और खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स के सामने ज्यादा ना जाएं, और घर आने के बाद जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करें। सैनिटाइज करना अच्छी तरह से, अपने जूते बाहर ही रखें और आते ही नहाएं, कपड़े चेंज करें, कपड़ों को सोक करके रखें साबुन में और अलग से धोएं, बाकी के घर के लोगों के साथ वो कपड़े ना धुलें। और बेसिकली बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को अगर एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं तो थोड़ा सा अलग रखें, बहुत ज्यादा उनके साथ मिक्स ना हो, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, बैंगलोर से सुरेश हमसे जुड़े हैं। जी सुरेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं मैम से अपना। हेलो जी सुरेश जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए। सुरेश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। आप अपना सवाल पूछिए सुरेश जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग इतने डरा रहे हैं कि कोरोना कोरोना करके है। कोरोना से होता है, जिसको जिस टीम जाना है वो तो जाएगा ही। हेलो सुरेश जी, ये मुझे लगता है बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है, ये मैथोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल वे में ज्यादा हो गया। हम साइंस और डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं। अगर कोई परामर्श आपको चाहिए हो, भगवान न करे आपको या आपके जानकार या फ्रेंड्स को, तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सुरेश नहीं है हमारे साथ। मैम, तीसरी लहर के बारे में आप कैसे इसको देखती हैं? क्योंकि सेकेंड लेयर, अगर सेकेंड वेव खत्म हो गई है और पीक हो चुका है, हालांकि लोग कहते हैं कि एक वेव में देयर कैन बी सेवरल पीक्स, तो अगर एक पीक निकल गया है तो हम उम्मीद कर रहे हैं अब केसेस भी डाउन है, तो थर्ड वेव जो अमूमन लगा रहे हैं लोग, वो सितंबर और अक्टूबर में प्रेडिक्शंस है उसके। हालांकि इस वायरस के बारे में क्या होगा, क्या म्यूटेट होगा, किस रूप में होगा, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ क्योस यही है। तो मैम, वैक्सीनेशन पर बहुत जोर है। लोगों का कहना है कि बच्चों पर ये संक्रमण इसलिए है क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, वैक्सीन की उपलब्धता है नहीं। 18+ का वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 50% स्टेट्स में खत्म हो चुका है। क्या कोई ऐसी डोजेस है, क्या कोई ऐसे एंटी फ्लू इंजेक्शंस हैं जो बच्चों को दिए जा सके, या फिर बच्चे डायरी में जो उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको ही कंप्लीट करते रहें?
बच्चों जो आप कोविड वैक्सीन की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो सेफ्टी के जो ट्रायल्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं जी। और इस तरह की खबरें आ रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की खबर आई है कि जुलाई तक उसके जो एफिकेसी के ट्रायल्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और मई 14 से यूएस वगैरह कंट्रीज में ऑलरेडी शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन और हमारे यहाँ भी जुलाई तक डेफिनेटली इसके एफिकेसी के ट्रायल्स खत्म होते ही और आई थिंक ये बिल्कुल गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाएंगे और डेफिनेटली वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है मैम, एक कॉलर विकास सबसे जी एक कॉलर विकास हमारे साथ है। विकास, आप सवाल पूछ सकते हैं मैम से अपना। हेलो 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 जी बोलिए। मैम मेरा ये सवाल है कि मैं कल इंजेक्शन लगवा के आया था तो मेरी पल्स रेट बढ़ गई है बहुत ज्यादा। मैम मेरा ये सवाल है कि मैं कल इंजेक्शन लगवा के आया था तो मेरी पल्स रेट बढ़ गई है बहुत ज्यादा। आवाज नहीं आ रही मैम। जहां तक मैं सवाल समझ पाया मैम, कल वैक्सीन की डोज ली है उसके बाद पल्स जो है वो बढ़ गई है। उनको क्या ब्लड प्रेशर की शिकायत है? विकास जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जरा अब आप अपना फीवर चेक करके देख सकते हैं जी। अगर आपको हल्का फीवर हो तो भी पल्स रेट बढ़ सकती है। अगर पल्स फीवर है तो एक क्रोसिन ली जा सकती है, जैसे कि वैक्सीनेशन सेंटर पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। फीवर की वजह से भी कभी कभी पल्स बढ़ जाती है, तो आप एक क्रोसिन लेके आराम कीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है मैम, अगले कॉलर संदीप हमारे पास है। संदीप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाय, मेरा नाम संदीप है। मैंने कोवैक्सीन की पहली डोज ले चुका हूं और मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है और अभी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि अदर देन 10 कंट्रीज कोवैक्सीन को कोई भी इंटरनेशनल अप्रूवल नहीं मिली है। मेरे को यूएस ट्रैवल करना है जुलाई में। क्या मेरे को दोनों डोज दोबारा लेनी पड़ेंगी या कोवैक्सीन दूसरी डोज? मेरे दो क्वेश्चन है इसमें। क्या मैं कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड या स्पुतनिक ले सकता हूं? नंबर 1। नंबर 2 के अलावा फिर मैं कोविशील्ड और या मैम मैं जहां तक समझ पाया सवाल को मैम, जो डोसेज हैं वो अलग हैं। अमेरिका जाना है, वहां पर इजाजत नहीं है फिलहाल कोवैक्सीन की। तो इनका जो मैं समझ पाया, क्या ये दूसरी डोज कोविशील्ड की या आने वाले समय में स्पुतनिक की है वो ले सकते हैं? मेरी जानकारी के अनुसार सबसे पहले तो मैं आपका पहला सवाल का उत्तर दे दूं। अगर आपने कोवैक्सीन लिया है तो आप कोवैक्सीन ही लीजिए, उसकी सेकेंड डोज ले लीजिए। और जहां मेरी जानकारी के हिसाब से, जहां तक मुझे न्यूज है, जून एंड या जुलाई तक ये WHO की तरफ से इसको भी शामिल कर लिया जाएगा, इस तरह की खबर है। तो डेफिनेटली आपको अगर जुलाई में जाना है तो तब तक क्लियरेंस आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, उनका भी यही कंफ्यूजन है, लेकिन जून एंड या जुलाई तक ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और WHO की तरफ से लगातार अब इसको लेकर भारत सरकार बातचीत भी कर रही है और उम्मीद यही मानी जा रही है कि WHO इसको प्रमाणित कर देगी। मैम आप रहिए हमारे साथ, एक बार विजुअल्स आपको दिखाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे हैं और ये आप कह सकते हैं कोविड सेंटर है गोंडा का, जहां पहुंचे लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आप सकते हैं तूफानी और औचक निरीक्षण जिसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश की भाषा में, वो योगी आदित्यनाथ कर गोंडा पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे हैं। इसके पहले हमने देखा था इटावा और गए थे, उसके पहले आप गोरखपुर भी जा चुके हैं, झांसी का दौरा कर चुके हैं, बुंदेलखंड जा चुके हैं, कानपुर जा चुके हैं और आज गोंडा के दौरे पे। मुझे लगता है कि 13th या 14th ट्रिप होगी। लगातार वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाते हैं,
कोविड केयर सेंटर जो है वहां भी जाते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, मरीजों से मुलाकात करते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी दौरा करते हैं और बोल चुके हैं योगी आदित्यनाथ कि वो भी आए थे, मेरठ भी गए थे, गाजियाबाद गए थे, आज गोंडा है और जिस भी जगह जाते हैं पहले वहां पर वैक्सीन, हॉस्पिटल सब कुछ जाते हैं, उसके बाद समीक्षा बैठक भी लेते हैं। इस समीक्षा बैठक की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अगल बगल के जनपद के जितने भी डीएम्स, एसएसपी, कोविड से टास्क फोर्स से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं वो सब साथ में होते हैं और ये एक बड़ी समीक्षा बैठक होती है कि कोविड से लड़ाई में उत्तर प्रदेश कहां तक पहुंचा है, वैक्सीनेशन का काम कैसे चल रहा है, थर्ड वेव की क्या तैयारी है, जो लोग कोविड से पीड़ित हैं उनके परिवारों को मदद कैसे मिल रही है, इन सब पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गोंडा पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ गोंडा में है। आप कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, दोबारा आपको लेकर चलेंगे। वापस चलते हैं डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी के पास। तो साहब ये अमूमन ये सवाल बहुत लोगों के हैं मन में, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक कम है। कई बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने पहले कोवैक्सीन ली है, अब कोविशील्ड अवेलेबल है, कोविशील्ड अगर पहली बार ली है अब कोवैक्सीन है, सेकेंड डोज क्या सेम आप कह सकते हैं वैक्सीन होनी चाहिए या अंतर हो सकता है कि अगर आपने पहली बार कोवैक्सीन लगाई है और दूसरा जो बूस्टर है आप कोविशील्ड का लगवा लीजिए, इस पर क्या राय है? क्योंकि एक स्टडी ऑक्सफोर्ड की आई थी जो ये कह रही थी कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप दोनों वेरिएंट की वैक्सीन लगवाते हैं तो। सरकार के और हमारे जो मेडिकल बोर्ड के डायरेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से यही ठीक रहेगा। अगर आपने कोविशील्ड लिया है पहला डोज तो आप दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लें, और अगर कोवैक्सीन लिया है तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही लें। यही गाइडलाइंस अभी तक हमारे कंट्री में जारी है और यही फॉलो की जानी चाहिए। ठीक है मैम, एक सवाल और है। अभी एक केस स्टडी आई थी जिसमें गुजरात में 14 साल का बच्चा था, उसको पहले कोविड हुआ, फिर उसके बाद म्यूकर का भी शिकार हुआ। तो ये एक चीज देखी गई कि म्यूकर सिर्फ शुगर पेशेंट्स को या बहुत दिन ऑक्सीजन पर रहने वाले लोगों को ही नहीं है, बच्चों पर भी अटैक है म्यूकर का, जिसको आप म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस कहते हैं। उसके लक्षण बच्चों में कैसे देखे जाएं? बच्चों को अगर कोविड होता है तो क्या क्या सावधानी बरतनी है कि फंगल इन्फेक्शंस ना हो बच्चों को? ये जो आप जिस केस की बात कर रहे हैं वो उस बच्चे के बारे में भी डिटेल जैसे सामने आए हैं तो पता चला है कि उसको लंबे समय तक उसको स्टेरॉइड्स दिए गए थे। जी जी। देखिए, स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब कोविड होता है तब डॉक्टर के देखरेख में अगर स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं तो वो उस वक्त जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हाँ, ये ना हो कि किसी भी अपने मन से सेल्फ मेडिकेट करते हुए पहले से ही प्रोफिलैक्टिक तौर पे अगर आप अपने आप स्टेरॉइड लेना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन इसको देखरेख के अंतर्गत ही लिया जाना चाहिए। आज के दौर में चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, किसी भी प्रकार का मेडिकेशन आपको अंडर सुपरविजन ही लेना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर बच्चे के केस में स्टेरॉइड उसको दिए गए थे। ये डेफिनेटली उभर के आ रहा है कि जो ये समझा जा रहा था कि सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को हो रहा है या सिर्फ हाई ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स को हो रहा है, बेसिकली ये एक बेसलाइन यहाँ पे जो उभर के आ रही है वो ये है कि इम्यूनिटी कोविड की वजह से पेशेंट की बहुत लो हो जाती है। ब्लड शुगर्स तो हाई होते ही हैं, लेकिन इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। ठीक है। और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है जहां मौका मिले वहां वो अटैक करता है। ठीक है। तो बिकॉज आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत कम हो गई है, इस वजह से ये आपको ब्लैक फंगस अटैक करता है, म्यूकर माइकोसिस अटैक करता है। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर जमशेदपुर से हमारे साथ है, आप सवाल, दीप्ति हमारे साथ है। दीप्ति, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हेलो मैम। हेलो हेलो। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वैक्सीनेशन ले सकती हैं कि नहीं? जी, कौन सी मदर्स? ब्रेस्ट फीडिंग मैम, मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ। यस यस यस, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वैक्सीनेशन ले सकती हैं। ले सकते हैं। मेरा बच्चा 11 महीने का ही है। बिल्कुल ले सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, नो प्रॉब्लम। ओके ओके मैम, थैंक यू।
ठीक है, डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी, सीनियर कंसल्टेंट, आप हमारे साथ आई। आपने बहुत देश भर के दर्शकों ने कॉल किया, उनकी अपनी क्वेरीज थी, आपने आंसर दिया। बच्चों को कैसे बचाना है कोविड से, ब्लैक फंगस से बच्चों को कैसे दूर रखना है, इन सब पर आपने विस्तृत जानकारी दी। मैम बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शर्मिला कुलकर्णी हमारे साथ थी, सीनियर कंसल्टेंट थी और तमाम देश भर के दर्शकों का उन्होंने जवाब दिया। इंडिया न्यूज पर फिलहाल आज के लिए इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में इतना ही। शाम को 5 बजे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक इस बुलेटिन में। Powered by MediBuddy, your health buddy.